जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जरा सोचिए कि क्या हो जब ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री पर कूलाम्ब स्ट्रेस ट्रांसफर के कारण महज 13 मिनट में दो विशाल मेन शॉक आ जाए। वेनेजुएला का हालिया भूकंप समान आफ्टर शॉक नहीं था, बल्कि बेहद दुर्लभ अर्थक्वेक डबलेट था। आखिर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और सैलो फोकस के इस घातक कॉम्बिनेशन ने इतनी भयानक तबाही क्यों मचाई? आज की इस क्लास में हम इस जटिल प्लेट टेक्टोनिक्स को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ये है साउथ अमेरिका का मैप और ये देश देख रहे हो आप वेनेजुएला। ये देश देख रहे हो आप वेनेजुएला। और वेनेजुएला के काराकास में 7.1 और 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और 10,000 लोगों के मरने की आशंका है। 10,000। आखिर क्या कारण था कि इतना भयानक भूकंप आया और एक के बाद एक भूकंप आए? भूकंपों के कारण की बात अगर हम करें तो आप सभी जानते हो कि तीनों ही प्लेट बाउंड्री, चाहे वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, चाहे वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हो, तीनों ही प्लेट बाउंड्री पर भूकंप आते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के कारण वेनेजुएला में आने वाला भूकंप है, जिसके कारण अर्थक्वेक डबलेट आया है। सबसे पहले बात करते हैं, लोकेशन को देखते हैं कि कहां पर साउथ अमेरिका में वेनेजुएला और दूसरी प्लेट है। जैसे इस मैप में आप देख रहे हो, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। और ये जो प्लेट आप देख रहे हो, ये जो प्लेट आप देख रहे हो, ये है कैरेबियन प्लेट और नीचे साउथ अमेरिकन प्लेट। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है। यहाँ पर कैरेबियन प्लेट पूरब की ओर गति करता है, यानी कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये पूरब की ओर गति कर रहा है। और तो यहाँ पर ये जो प्लेट गति हो, यहाँ पर जो संपर्क बिंदु है, ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है और इसी के कारण यहाँ भूकंप आया है वेनेजुएला में। तो भूकंप की तीव्रता थी 7.1 से 7.1 और 7.5, क्योंकि दो भूकंप आए हैं एक साथ। और इसके पीछे कारण था इन प्लेटों के बीच में रगड़। चलिए इसकी वैज्ञानिक स्थिति को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज और हमें जानना चाहिए कि यहाँ पर कौन से फॉल्ट हैं, किन फॉल्ट के कारण यहाँ पर भूकंप आया है। तो एक फॉल्ट है सेबेस्टियन फॉल्ट और दूसरा है एल पिलार फॉल्ट। अगर आप दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला को देखोगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये एक लाइन, ये एल पिलार फॉल्ट है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट फॉल्ट हैं जिनकी वजह से वेनेजुएला में खतरनाक भूकंप आया है। और कैरेबियन प्लेट यहाँ पर लगभग 20 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से खिसक रही है पूरब की ओर। जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि पूरब की ओर खिसक रही है और इस खिसकने के कारण जो इनमें आपस में रगड़ हो रहा है, इस रगड़ के कारण भूकंप आया है। अब आप सोचोगे रगड़ के कारण कैसे भूकंप आएगा, इसको हम अगली स्लाइड में आपको मैं समझाता हूं। देखिए ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में बेसिकली होता क्या है। सबसे पहली बात होती है, मान लीजिए एक प्लेट ये इधर जा रही है और एक प्लेट इधर आ रही है और ये इसका संपर्क बिंदु है, ये इसका संपर्क बिंदु है। ठीक, और इस संपर्क बिंदु में कहानी क्या हो रही है, जैसे आप अपने दोनों हाथ की हथेलियों को उंगलियों के गैप में ऐसे फंसाइए, ऐसे आ रहा, और जो उंगलियों का गैप है उसमें ऐसे फंसा लीजिए और अपने हाथ को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए अलग अलग दिशाओं में। अगर आप अपने हाथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे तो आपका हाथ आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस गैप में फंसा हुआ है। सेम कंडीशन होता है प्लेटों के बीच। प्लेटों में ऐसा नहीं कि एकदम शीशे की तरह चिकना सतह होती है, वहां पर रफ सतह होती है, जिसकी वजह से दो प्लेटें एक दूसरे के गैप में या रफ में फंसी रहती हैं। अब दोनों ही प्लेटें आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कई बिंदुओं पर एक दूसरे से ये फंसी हुई हैं। लगातार फोर्स लग रहा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जब स्ट्रेस सीमा पार कर जाती है, यानी कि यहां पर एक इतनी सीमा ही होगी कि ये
प्लेट को रोक पाए, यानी आप उंगली को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो एक सीमा तक ये रोक पाएगी। उसके बाद ये भाग टूटेगा और जैसे ही ये भाग टूटेगा वैसे ही प्रत्यास्थ ऊर्जा मुक्त होगी और यही प्रत्यास्थ ऊर्जा यहाँ पर भूकंप का कारण बनती है। यानी यहाँ पर मान लीजिए फंसी हुई प्लेट इससे फंसी हुई है और ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और नहीं बढ़ पा रही है। जैसे ही यहाँ का पार्ट टूटेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होते ही भूकंप आएगी। यानी हुआ क्या, प्लेट आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है, प्लेट आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और बढ़ने के क्रम में ऊर्जा लगातार घर्षण के कारण संचित हो रही है। प्लेट आगे बढ़ नहीं पा रही है, संचित हो रही है और वो ऊर्जा जब एक सीमा पार कर जाएगी, प्लेट का कोई पार्ट टूटेगा तो वो ऊर्जा मुक्त होगी और इस मुक्त ऊर्जा के कारण ही भूकंप उत्पन्न होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंतर्गत। तो सबसे पहले क्या होता है, स्ट्राइक स्लिप मोशन, यानी प्लेट एक दूसरे के अगल बगल सरकती हैं जिससे किनारों पर भारी घर्षण होता है और किनारे आपस में फंस जाते हैं, जैसे मैंने आपको उंगलियों में बताया। इसके बाद किनारे फंसने के बावजूद प्लेटें पीछे से गतिमान रहती हैं जिससे फॉल्ट लाइन पर भारी मात्रा में ऊर्जा जमा होती रहती है। जब तनाव चट्टानों की घर्षण सीमा को पार कर जाता है तो प्लेट अचानक खिसकती है और ऊर्जा भूकंपी तरंगों में बदल जाती है। यानी ये जो प्रत्यास्थ ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यही भूकंपी तरंगों में बदल के विनाश करती है। अब अर्थक्वेक डबलेट क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये यहां पर दो मेन शॉक आए हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत कम समय अंतराल में लगभग समान तीव्रता वाले दो बड़े भूकंप आते हैं और वेनेजुएला में देखा जाए तो 7.1 और 7.5 यानी लगभग समान तीव्रता वाले दो बड़े भूकंप आए हैं। अब इसके पीछे कारण क्या था, देखिए बेसिकली यहां पर दो फॉल्ट हैं। जैसे पिछले चित्र में मैं आपको दिखाऊं कि देखिए यहां पर दो फॉल्ट है, मान लीजिए एक फॉल्ट ये है और एक फॉल्ट ये है। अब दोनों में ऊर्जा संचित हो रही है, दोनों पे ही ऊर्जा संचित हो रही है। एक फॉल्ट का कोई पार्ट टूटा और प्रत्यास्थ ऊर्जा मुक्त हुई तो यहां से तो भूकंप उत्पन्न हो गया। मान लीजिए 7.1 का भूकंप यहां पर उत्पन्न हो गया। अब यहां से मुक्त हुई ऊर्जा दूसरी जगह पहुंचती है और यहां के फॉल्ट को भी ट्रिगर करती है और ट्रिगर करने के कारण यहां का भी प्लेट पार्ट कुछ टूटता है जिसकी वजह से यहां पर भी भूकंप उत्पन्न होता है और यहां पर आया 7.5 का भूकंप। बात क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा एकदम पास पास में है जिसके कारण इसका विनाश की स्थिति ज्यादा खतरनाक हो गई। तो यही होता है अर्थक्वेक डबलेट, यानी कूलाम्ब तनाव स्थानांतरण पहले भूकंप का तनाव के पास के दूसरे भूकंप खंड पर स्थानांतरित होकर उसे तुरंत ट्रिगर कर देते हैं। यानी दो फॉल्ट था, एक फॉल्ट पर भूकंप आया और दूसरे फॉल्ट पर ऊर्जा जो संचित थी, पहले फॉल्ट पे आए भूकंप की ऊर्जा यहां पहुंचती है और इसको ट्रिगर करती है और यहां भी भूकंप आ जाता है और इस तरह से दो भूकंप आ जाते हैं और इसी को कहते हैं डबलेट, अर्थक्वेक डबलेट। और यही कारण था कि वेनेजुएला में इतना खतरनाक भूकंप आया। अब आप सोचिए कहानी क्या हो रही है। मान लीजिए 13 मिनट के अंतराल पर पहला भूकंप आया और सभी लोग जो बिल्डिंग थी, कुछ लोग दब गए और राहत बचाव के लिए लोग बिल्डिंग में घुस गए, या बिल्डिंग टूटी हुई थी, झुकी हुई थी, लोग उसमें घुस गए। उनको नहीं पता था कि अगला भूकंप इतना खतरनाक आने वाला है और अचानक उससे भी बड़ा 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। तो जो बिल्डिंग हिली डुली थी, झुकी उकी थी, वो बिल्डिंग गिर गई जिसकी वजह से लोग जो बचाने गए थे वो भी दब गए और ये भूकंप इतना खतरनाक हो गया। अब एक चीज और देखते हैं, डबलेट और आफ्टर शॉक में अंतर क्या है। बेसिकली भूकंप के बाद जब भी बड़े भूकंप आते हैं तो प्लेटें अपने या चट्टानें अपनी पुरानी स्थिति में आने का प्रयास करती हैं और इस क्रम में छोटे छोटे भूकंप आते हैं। छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि हमेशा छोटे ही आएंगे, बड़े भी भूकंप आ सकते हैं, अधिक तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं। लेकिन डबलेट में बड़ा भूकंप आया और आफ्टर शॉक में सामान्यतः कम या कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। तो देखिए यहां पर एक आफ्टर शॉक है और इधर डबलेट है। तो मुख्य झटके की तुलना में
इनकी तीव्रता आफ्टर शॉक की काफी कम होती है, जबकि डबलेट में पहले के समान ही दूसरे की भी तीव्रता होती है। उत्पत्ति का कारण आफ्टर शॉक का क्या है? चट्टानों के पुनर्समायोजन से बची हुई ऊर्जा का निकलना, जबकि डबलेट का क्या कारण है? तनाव स्थानांतरण के कारण नए भ्रंश खंड का टूटना। विनाश का स्तर क्या होगा? राहत कार्य में हल्की बाधा आएगी, क्योंकि लगातार हल्के हल्के भूकंप आ रहे हैं। आंशिक क्षति भी हो सकती है, लेकिन डबलेट में क्या होगा? कमजोर संरचना का पूरी तरह पतन हो जाएगा और बचाव कार्य पूरी तरह बाधित हो जाएगा। क्योंकि अगर सोचिए कोई बिल्डिंग झुकी हुई है या कोई बिल्डिंग की दीवार टूट गई है और आधी लटकी हुई है, लोग उसमें फंसे हुए हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, अचानक दूसरा भूकंप आया तो जो फंसे तो फंसे ही थे, जो निकालने गए थे वो भी दब गए। इसलिए डबलेट ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आगे भूकंप की गहराई यानी फोकस और विनाश का संबंध क्या है? देखिए, अगर आप देखिए इस चित्र में, यहां फोकस है, हाइपोसेंटर है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एपिसेंटर है। अब ये फोकस जितना गहरा होगा, यानी फोकस की गहराई अधिक है, तो यहां से मुक्त ऊर्जा ऊपर आते आते कम होती चली जाएगी, इसका क्षरण होता चला जाएगा। लेकिन अगर फोकस ज्यादा ऊंचाई पर है, यानी कम गहराई में है, जैसा कि वेनेजुएला में था, कम गहराई में है, तो यहां से मुक्त हुई ऊर्जा सतह पर आने के क्रम में कम क्षति होगी, उसका कम क्षरण होगा, उसका कम नुकसान होगा, और सतह पर पहुंचकर ये व्यापक विनाश पहुंचाएगी। तो ज्यादा गहराई वाला भूकंप कम विनाश पहुंचाएगा, लेकिन छिछली गहराई वाला भूकंप ज्यादा विनाश पहुंचाने की संभावना रखता है अगर अधिक तीव्रता का भूकंप आता है। तो वेनेजुएला का जो उद्गम केंद्र था वो 10 से लेकर 13 किलोमीटर की गहराई पर था, ठीक। और ये छिछला भूकंप है, और छिछला भूकंप के कारण ऊर्जा का कम क्षरण हुआ, और फलस्वरूप जो ऊर्जा थी वो सतह पर आई और व्यापक विनाश करके गई। और इसके साथ ही साथ आप देखियो ना, 2 बार भूकंप आया, 7.1 का और 7.5 का। अब प्रश्न उठता है, अत्यधिक तबाही वेनेजुएला में अत्यधिक तबाही क्यों हुई? तो 10 से 13 किलोमीटर की दूरी पर 2 भूकंप के फॉल्ट थे, ठीक। 2 भूकंप के जो फॉल्ट थे, आपको पहले बताया, एक फॉल्ट यहां है, एक फॉल्ट यहां है, और दोनों के बीच की दूरी 10 से 13 किलोमीटर की दूरी। अब आप सोचिए, पास पास में है, एक उत्पन्न हुआ और दूसरे को ट्रिगर कर दिया गया, और 13 मिनट की अंतराल पे दूसरा भूकंप आ गया, और दोनों ही सैलो अर्थक्वेक है, छिछली गहराई वाले भूकंप है। तो निकलने वाली जो ऊर्जा है वो कम क्षय होगी और पूरी ताकत के साथ विनाश करेगी। तो इसलिए एक तो कारण बना उथला फोकस, दूसरा क्षैतिज कंपन। ध्यान रखिएगा कि स्ट्राइक स्लिप भ्रंश ऊर्ध्वाधर, यानी एक तो क्षैतिज कंपन हुआ, एक ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर की तुलना में जो क्षैतिज कंपन होता है वो ज्यादा विनाश करता है। तो क्षैतिज कंपन हुआ, उथला फोकस था, और तीसरा ये जो संचयी ऊर्जा थी, लंबे समय तक 2 भ्रंशों के ऊपर लगातार ऊर्जा का संचय हो रहा था। एक भ्रंश की ऊर्जा मुक्त हुई, 7.1 का भूकंप आया, और दूसरे भ्रंश की ऊर्जा मुक्त हुई तो 7.5 का भूकंप आया। बैक टू बैक 2 भूकंप आने के कारण ये विनाश ज्यादा हो गया। यानी ये 3 कारण बन जाते हैं जिसके कारण से वेनेजुएला में ज्यादा खतरनाक भूकंप आया। अब बात करते हैं जीएस पेपर 3 के अंतर्गत। आप जानते हो आपदा प्रबंधन आता है जीएस पेपर 3 के अंतर्गत, और इस तरह के आपदा के लिए तैयार नहीं है हम लोग। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि अर्थक्वेक डबलेट कोई सामान्य घटना नहीं है, बेहद ही दुर्लभ घटना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें आपदा प्रबंधन करते समय माइक्रो लेवल पर जाकर जोनिंग करनी चाहिए, और अर्थक्वेक डबलेट को ध्यान में रखकर जोनिंग करनी चाहिए। अगर हम अर्थक्वेक डबलेट को ध्यान में रखकर जोनिंग नहीं करेंगे तो इसी तरह से जैसा कि वेनेजुएला में हुआ, विश्व के अन्य क्षेत्रों में, इवन भारत में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
तो यह घटना साबित करती है कि कूलाम्ब तनाव स्थानांतरण को समझे बिना शहरी आपदा नियोजन अधूरा है। काराकास जैसे तटीय और सक्रिय भ्रंश वाले शहरों में माइक्रोसेस्मिक जोनिंग और बहु झटका प्रतिरोधी अवसंरचना का विकास अत्यंत अनिवार्य है। भवन निर्माण संहिताओं में डबलेट परिघटना को के जोखिम को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। तो ये आपदा प्रबंधन से संबंधित बातें हो गई। इसके बाद आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वेनेजुएला का उत्तरी कैरेबियन तट मुख्य रूप से कैरेबियन और दक्षिणी अमेरिकी प्लेटों के बीच एक अभिसारी प्लेट सीमा का उदाहरण है, जहां सबडक्शन के कारण अत्यधिक तनाव उत्पन्न होता है। अर्थक्वेक डबलेट परिघटना में लगभग समान तीव्रता के दो मुख्य झटके बहुत कम समय अंतराल में आते हैं और दूसरा झटका पहले झटके का आफ्टर शॉक नहीं होता। कूलाम्ब तनाव स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार किसी भ्रंश पर आया पहला भूकंप सीमावर्ती भ्रंशों पर संचित तनाव को कम कर देता है, जिससे तत्काल अन्य भूकंप आने की संभावना क्षीण हो जाती है। उथले भूकंप केंद्र वाले भूकंपों में भूकंपी तरंगों का ऊर्जा संरक्षण कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सतह पर क्षैतिज कंपन अत्यधिक तीव्र और विनाशकारी होता है। अब आपको उत्तर देना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। आशा है इसका उत्तर आप जरूर दोगे। धन्यवाद। आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जय हिंद।